नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डिफेंसिव ऑफेंस वाले वैभव सिंह जी। आपने डिफेंसिव ऑफेंस अवश्य देखा होगा सभी लोगों ने। और आजकल डीओ न्यूज़ भी काफ़ी पॉपुलर है। डीओ न्यूज़ भी वैभव सिंह जी का ही है। मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका वैभव सिंह जी जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हम बात करेंगे बहुत थोड़ा धन्यवाद सूरज, बहुत धन्यवाद। अपने पड़ोसियों की बात करेंगे। तो इस समय जो मामला हॉट चल रहा है वो चल रहा है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के बारे में क्या किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पर जो है वो पूरा एक जिहादी इकोसिस्टम ने उसको कैप्चर कर लिया है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए इसके बारे में मुख्यतः दो मत हमें सुनाई पड़ते हैं। एक मत तो ऐसा है जो कहता है कि साहब को हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और ना केवल डिप्लोमेटिक बट काइनेटिक एक्शन भी लेना चाहिए। और दूसरा कहता है कि साहब कभी हमें डिप्लोमेटिक एक्शन लेके थोड़ा वेट करना चाहिए और 20 जनवरी को ट्रंप के आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद यूनुस का वैसे भी जो है डीप फ्राई होगा। तो आप क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 तारीख के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो सिलसिला वहां चल रहा है बांग्लादेश में वो रुक जाएगा, पहली बात। और इस बात की क्या गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद वो पहला काम ये करेंगे कि वो वहां पे जो रजीम चेंज किया गया है उसको वापस शेख हसीना को जो है वहां पे भेज करके वो उनको दोबारा रीइंस्टॉल करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है? डोनाल्ड ट्रंप तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पे आए। वो सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश के नारे पे तो नहीं आए। वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन के नारे पे तो नहीं आए। तो वो अपनी जो डोमेस्टिक उनकी जो नीड्स हैं वो उनको देखेंगे और उनके इंटरेस्ट में जो है वो देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कोई हिंदुओं के तो मसीहा है नहीं, ठीक है ना, हिंदुओं के सेवियर है। और 20 तारीख मैं देख रहा हूँ इस तरह से चिल्ला रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है कि कल की अवतार के आने की प्रतीक्षा हो रही है कि वो आएगा और अचानक से सब कुछ जो है बिल्कुल ही सब कुछ पलट जाएगा। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने किससे ये कमिटमेंट करी है कि मैं आने के बाद ये सब चीजें ठीक करूंगा। कहीं कोई स्टेटमेंट दी हो, कहीं कोई बयान दिया हो, कहीं उनके किसी टीम के मेंबर ने कहीं कुछ बोला हो। अब उनके जितने भी नॉमिनेशंस भी हैं, जैसे जो तुलसी गाबर्ट की बात कर रहे हैं या आकाश पटेल की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे कांग्रेचुलल अप्रूवल के बाद ये सारी अपॉइंटमेंट्स होनी है, ठीक है। अब उनमें से कितनी अप्रूवल्स होंगी, कौन सी नहीं हो पाएगी, वो हम देखेंगे जब जब सारे नाम भेजे जाएंगे, वो जो प्रोसेस शुरू होगा। डीप स्टेट जो है, ऐसा लग रहा है कि भाई डीप स्टेट, पहली बात तो यह है, डोनाल्ड ट्रंप तो जब पिछली बार भी आए थे तो वो इसी नारे पे आए थे कि आई विल क्लीन द स्वैम्प ऑफ वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वो जो डीप स्टेट का स्वैम्प था वो तो पहली बार पहले टर्म में भी क्लीन नहीं किया उन्होंने। तो दूसरे में वो कितना कर पाएंगे ये भी देखने की बात है। अभी हम बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कर ले सक्सेसफुली बहुत हद तक, लेकिन क्या वो अपने 4 साल के टेन्योर में पिछले 70 साल का बनाया हुआ सिस्टम उखाड़ के फेंक पाएंगे? ये बात कितनी अपने आप में प्रैक्टिकल है? हम इसको भी, आप खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपको पता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी जो है अगर वो रेजिस्ट करने पे आ जाएगी तो रेजिस्ट कर लेगी बहुत हद तक। आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को बुलडोज करते हुए वो उसके ऊपर रोड रोलर चला करके आप नहीं निकल जाएंगे। ये जो हमको जो सिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई कल सुबह उठिए और जाकर के वहां बांग्लादेश पे हमला कर दीजिए, बट आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। आप उसको ज्यादा थोड़ा कोवर्ट तरीके से करना चाहें, आप कोवर्ट तरीके से कर लीजिए। आप कोई दूसरा तरीका आप अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एनएसए हैं, ही बिलीव्स मोर इन द कोवर्ट ऑपरेशंस। और आज से नहीं, वो इवन रिटायरमेंट के बाद जब वो 10 साल पब्लिक लाइफ में भी थे, तो आप उनके जितने बयान उठा के देखेंगे, ही हैज ऑलवेज बीन द सपोर्टर ऑफ मोर कोवर्ट ऑपरेशन रादर देन काइनेटिक ऑपरेशंस। तो अगर आप वही करना चाहते हैं तो वही कर लीजिए, बट यू विल हैव टू इंटरवीन, एंड यू विल हैव टू इंटरवीन क्विक, एंड यू विल हैव टू इंटरवीन फास्ट। क्योंकि जब बहुत सारा पानी निकल जाएगा नदी के से, तो फिर आप करते रहिएगा, फिर आप कुछ करेंगे भी तो भी। अब आप मुझे एक बात बताइए, म्यांमार में एक नई रजीम आ गई जो आपकी प्रो गवर्नमेंट, प्रो इंडिया रजीम नहीं थी। आंग सू की को तो उठा के बाहर फेंक दिया ना उन्होंने। अब आप वहां म्यांमार के अंदर से आपके यहाँ पे इतना सारा आर्म्स स्मगल हो रहा है, इतना सारा ड्रग्स स्मगल हो रहा है। अभी एक जनरल साहब आए थे हमारे यहाँ, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि इस स्केल पे हो रहा है आर्म्स और ड्रग्स स्मगल म्यांमार के बॉर्डर से, कि कहते हैं यार कि ये, आई मीन, इट हैज बिकम अ इट हैज बिकम, द सिचुएशन इज काइंड ऑफ नाइटमेयर काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज देयर। तो अब आप मुझे बताइए, जहां पे ड्रग्स और आर्म्स इन्वॉल्व होंगे वहां क्राइम भी इन्वॉल्व होगा।
वहां पे फिर इंसर्जेंसी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ड्रग्स फ्यूल करते हैं इंसर्जेंसीज को, ड्रग मनी फ्यूल करती है इंसर्जेंसी को। पाकिस्तान में आईएसआई के पास जितना पैसा है, वो इतना पैसा, ओवरवेलमिंग पैसा क्यों खर्च कर पाते हैं? बिकॉज वो पैसा ड्रग मनी है, वो अनअकाउंटेड मनी है। वो सारा ड्रग्स पाकिस्तान से दूसरे यूरोपियन देशों में, सेंट्रल एशिया में, इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में वो स्मगल कराते हैं। और उससे जो पैसा आता है, और वो पैसा, उस पैसे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनके न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में। और एक पाकिस्तानी जो है, इवन नवाज शरीफ ने बोला है ऑन द रिकॉर्ड एक जर्नलिस्ट को, कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ और आईएसआई चीफ मेरे ऑफिस में आए और हमसे कहा, ये 92 90s की बात है, अर्ली 90s की, ये मेरे ऑफिस में आए और आकर के मुझसे कहा कि क्यों ना आप लोग, ये डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा कि आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ ने कहा, क्यों ना हम ये ड्रग दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके इस पैसे का हम इस्तेमाल करें, और इस पैसे का इस्तेमाल करके हम इसको अपने नेशन बिल्डिंग में, अपनी इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं, और अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब की फंडिंग करें इससे, ताकि वो पैसा जो अमेरिका और ये दुनिया भर की एजेंसीज हैं, वो उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे ये पैसा कहां से आया है, क्योंकि वो किसी बैंकिंग सिस्टम से नहीं आ रहा होगा, गवर्नमेंट के हिस्से से नहीं आ रहा होगा। तो दुनिया भर में जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रग मनी से बना लिए जाते हैं, जब ड्रग मनी से इंडिया में इंसर्जेंसीज क्रिएट कर दी जाती हैं, अफगानिस्तान में इंसर्जेंसीज फंड कर दी जाती हैं, तो आपके यहाँ पे क्या होगा? मणिपुर में जो चल रहा है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, आखिर उसका पैसा कौन दे रहा है? उनके पास जो हथियार आ रहा है, वो हथियार कौन दे रहा है? उनके पास जो यूनिफॉर्म है कुकियों के पास, वो यूनिफॉर्म कहां से आ रहे हैं? तो अभी एक म्यांमार था, अगर आपको बांग्लादेश भी एक चाहिए साथ में, तो आपके यहाँ पे ड्रोन्स तो भेजे उन्होंने, आकर के आपके यहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी रुकवा ले रहे हैं। तो वो जो ड्रोन्स भेज रहे हैं आपके यहाँ, आपकी टेरिटरी के अंदर, वो क्यों भेज रहे हैं? क्या सर्वेलांस कर रहे हैं वो? तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे एक और इंसर्जेंसीज और फर्दर इंसर्जेंसीज क्रिएट हो सकती हैं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं हम 20 जनवरी तक इंतजार कर ले, अच्छा 20 जनवरी के बाद आप क्या कहेंगे? फिर एक नई तारीख मिलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले हैं, जब वो इंडिया आएंगे तब हम बात करेंगे, या मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं, तब तक वेट कर लीजिए। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हिंदुओं की जान जा रही है, जो आपके खिलाफ वहां पे सिस्टमैटिक तरीके से जो जहर लोग जनता के बीच में घोला जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में 70 साल में घोल दिया गया, तो अगर आपको वो सारी चीजें मंजूर हैं, तो आप 20 तारीख नहीं, आप 20 साल भी इंतजार कर लीजिए। मुझे पर्सनली, मेरा बांग्लादेश में ना कोई रिश्तेदार रहता है, ना बांग्लादेश में मेरा कोई दोस्त रहता है, ना बांग्लादेश ऐसे कोई जगह है जहां से मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत फर्क पड़ता है। तो अब आपको अगर लगता है, अगर आपको है कि नहीं, मुझे कंसर्न है कि भाई हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो ठीक है, तो फिर आपको और जनता को गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, और हमारा दायित्व है कि हम गवर्नमेंट से डिमांड करें कि गवर्नमेंट वहां पे कोई एक्शन ले। हाँ जी, ये तो आपकी बात सही है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और एक्शन लेना है तो इट्स ऑलवेज जितनी जल्दी लें उतना अच्छा होता है। और जैसा आपने कहा कि हाँ, कोर्ट ऑपरेशन भी करने चाहिए। अब वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू नो कि भाई कोई कोर्ट ऑपरेशन प्लान्ड है या कोई कोर्ट ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन ना, अब ये अगर एक्शन हम लेंगे भी तो हिंदू कैसे बचेंगे वहाँ के? क्योंकि वैसे तो देखिए, जो लियाकत नेहरू पैक्ट जो 1950 में साइन किया गया था, वो आज भी बांग्लादेश एज अ सक्सेसर स्टेट उससे वो स्टैट्यूट पे आज भी है। लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना भारत को, चाहे पाकिस्तान की बात हो और चाहे बांग्लादेश की बात हो, ये असर्ट करते हुए कि भाई यू आर बाउंड बाय दिस पैक्ट। ऐसा क्यों है? देखिए, पैक्ट तो अब 1976 का पैक्ट जो है वो असद के साथ किया था वहां के इजरायली गवर्नमेंट ने। लेकिन असद के जाते ही, असद के निकलते ही, इसराइल ने कह दिया कि भाई वो जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारा जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, वो अब नल एंड वॉइड है, और इसराइल घुस गया जो है वो सीरिया के अंदर, और जाकर के वहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट्स है उनके ऊपर उन्होंने कैप्चर कर लिया, और बहुत सारा लैंड, लगभग 15 से 20% जो टेरिटरी थी सीरिया की, वो उन्होंने कैप्चर कर ली है। ठीक है, तो उन्होंने कहा बस असद के साथ एग्रीमेंट हुआ था, अब असद नहीं रहे तो एग्रीमेंट भी नहीं रहा। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं पेपर के ऊपर, और जो रियलिटीज होती है ग्राउंड के ऊपर, आप, क्योंकि मैं दोबारा रेफरेंस देता हूं, आप खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे,
पेपर के ऊपर जो होता है और ग्राउंड के ऊपर जो होता है, दोनों में कितना अंतर होता है। कागज जमीन का आपके नाम पे है, कब्जा किसी और के पास है। तो अब आप मुझे बताइए कि घर का मालिक हकीकत में हुआ कौन? आप कागज लेके घूमते रहिए, आप कागज दिखाते रहिए, आप कोर्ट कचहरी दौड़िए, आप जाकर के यहाँ वहां 4 विधायकों से मिलिए, सांसदों से मिलिए, पुलिस वालों के जूते पॉलिश कीजिए कि भाई मेरा मकान दिला दो। लेकिन जिस बाहुबली के पास कब्जा होगा, वो मकान उसका है टेक्निकली, वो उसमें किराएदार भी रखेगा, उससे जो भी कमाई होगी वो अपने पास रखेगा। तो ये जो पैक्ट्स है, जब आपने पैक्ट किया था एक सिविल गवर्नमेंट के साथ, अभी वहां पे है एक प्रॉक्सी रिजीम, एक पपेट रिजीम वहां पे बिठाई गई है। वो पपेट रिजीम जो बांग्लादेश के संविधान को नहीं मानती, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, अपने हीरोज को नहीं मानती है। फाउंडिंग फादर जो है उस कंट्री का, शेख मुजीबुर रहमान की स्टैच्यू तोड़ करके उसके ऊपर चढ़ के पेशाब करने वाले लोग, आप उनसे अगर आप पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ऑर्डर और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, वो नहीं मानते। अब जो रजीम सीरिया में आई है, वो टेक्निकली क्या, आप उसको एक्सटीएस कह दीजिए, फलाना ठिकाना, आप नाम अच्छे अच्छे उनको नाम दे दीजिए, क्योंकि आप उनको अलकायदा तो बोलना नहीं चाहते। क्योंकि अलकायदा बोलेंगे तो फिर यूएस और ये जो MI6 वाले हैं, ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि भाई इस अलकायदा के खिलाफ हमने 20 साल पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप को और पूरी दुनिया को हमने कहा अलकायदा के खिलाफ जंग लड़नी है, जंग लड़नी है, जंग लड़नी है। अचानक से हम अलकायदा की गवर्नमेंट को हम एक्सेप्टेंस कैसे दे देंगे? तो कहते काम करो, उनका नाम बदल दो। ठीक है, तो उनका नाम बदल के अलकायदा से एसटीएस हो गया। वही काम आपके पाकिस्तान में भी होता है। आप देख लीजिए, लश्कर तैयबा जो है, कब वो जो है वो कभी नाम बदल के कुछ हो जाते हैं, कभी नाम बदल के कभी फलाह इंसानियत फाउंडेशन हो गए वो। ठीक है, वो उसका जो सबसे बड़ा जो हाफिज सईद है, जो टेररिस्ट है, वो जो है फिलंथ्रोपिस्ट हो गया कि भाई ये तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन चलाते हैं, ये तो कुएं खुदवाते हैं, ये तो बच्चियों के लिए मदरसा बनवाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें की जाती हैं, नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती। और ये जो पपेट रेजिम्स हैं, ये जो जिहादी माइंडसेट के साथ एक इस्लामिक रूल लाने के नाम पे जो आती हैं, ये कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती जो एक मॉरल वैल्यूज हैं। जो हम कहते हैं ना बार बार अमेरिका के साथ कि हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है, हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं। आप मुझे बताइए, क्या आज जो बांग्लादेश में रिजीम है, उसके साथ क्या हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं? क्या जो आज पाकिस्तान में रिजीम है, क्या हमारी उनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं? कहने को वो भी डेमोक्रेसी है, नाम निहाद डेमोक्रेसी, लेकिन हमारी कोई शेयर्ड वैल्यूज नहीं है उनके साथ। और इसराइल ने वहां पे देखा कि भाई यहाँ पे एक एक जिहादी रिजीम आ गई है, भले ही ठीक है पीछे से उन्होंने ही सपोर्ट किया होगा, बट उन्होंने उस सिचुएशन का फायदा उठाया और टेरिटरी गेन की, एक बफर जोन बनाया अपने और उनके बीच में। क्योंकि इसराइल सजग है अपने भविष्य को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके। वो कहता है नहीं, अगर ये नई रिजीम आई है, पुरानी फोर्सेस अगर छोड़ के भागी हैं, तो हम ग्राउंड भी गेन करेंगे, बफर जोन बनाएंगे, ताकि हमारे आने से पहले बीच में एक बफर हो। हमने क्या किया, हम वो रिजीम आई, हमने वहां पे उनको हेलीकॉप्टर से बुलाया शेख हसीना को, और वहां से अपना इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भेज दिया उनको लेने के लिए, उनको लेकर के गाजियाबाद में आके लैंड हो गया। बाकी हमने कुछ नहीं किया। बाकी हमने उस चीज को की सिग्निफिकेंस को समझते हुए, अभी ट्विटर पे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अब इतना आसान नहीं है, सैंक्शंस लग जाएंगे, दुनिया अब वैसी नहीं रह गई। तो आप मुझे बताइए, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या इसराइल के ऊपर अप्लाई नहीं होते? क्या ये सैंक्शंस का डर उनके लिए नहीं है? क्या रशिया जो है, ठीक है, रशिया को अगर थ्रेट फील हुआ यूक्रेन में कि भाई आप हमारे क्रीमिया में, तो क्या रशिया ने एक्शन नहीं लिया? क्रीमिया में थ्रेट फील हुआ, क्रीमिया में घुस गए, कब्जा कर लिया। यूक्रेन में आपने करना, नाटो ने करना चाहा, उन्होंने, वो यूक्रेन में घुस गए। ठीक है, वो वॉर चल रही है, और आपको भी पता है, हर कोई पता है कि जीतेगा पुतिन ही वो वॉर। साढ़े हाँ, वो तीन तो सौ पक्की बात बिलियन है। ठीक है, $350 बिलियन डालने के बाद भी वो वॉर यूक्रेन के फेवर में आज तक कर नहीं पाया अमेरिका। $350 बिलियन, मतलब आप सोचिए कि पूरी वॉर ऑन टेरर $1 ट्रिलियन की थी अफगानिस्तान में जो लड़ी गई। ठीक है, और $350 बिलियन वो पिछले सिर्फ 2 साल में खर्च कर चुके हैं यूक्रेन में। तो आप ये सोचिए कि आप जब स्टांस लेंगे, जब आप अपने इंटरेस्ट के साथ खड़े होंगे, जब अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। जब पुतिन क्रीमिया में घुसा था, तो वो जो अपने रशियन स्पीकिंग जो नेशनलिस्ट थे, जब उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, इसलिए घुसा था वहां पे, उनको प्रोटेक्ट करने कि ये हमारे लोग हैं, हम इनको इन अमेरिकन के हाथों, इन यूरोपियंस के हाथों हम जलील नहीं होने देंगे। वो जब यूक्रेन में घुसा, तो यूक्रेन में इसलिए घुसा वो कि भाई आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने म्यांमार का जो उदाहरण दिया आपको, बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर म्यांमार से वो सारी चीजें हो रही हैं, तो बांग्लादेश से शुरू होने में कितना टाइम लगेगा?
आप ये आपके यहाँ ऑलरेडी 3-3.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, उनमें से कितने स्लीपर सेल हैं आपको पता है? ना आपको पता, ना हमको पता, किसी को नहीं पता। अब वो थे, प्लस रोहिंग्या पहले से आपके यहाँ आए हुए हैं। आज वो उमर अब्दुल्ला का मैं बयान सुन रहा था कि भाई वो इंसान है, मैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उनको इंसानों की तरह मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन उसने भी एक बात बोली, उसने ये कहा कि भाई हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताए कि उनको वापस भेजना है तो उनको वापस भेजिए, हमने तो लाके बसाया नहीं है, या तो उनको वापस भेजिए। अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो हमको तो इनका जो ह्यूमैनिटेरियन एड इनको देनी पड़ेगी, इनको कपड़े देने पड़ेंगे, इनको रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी, हम उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक आपके यहाँ रोहिंग्या भी फैले हुए हैं। तो म्यांमार की समस्या हो चाहे, और ये जो अराकान जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अराकान फ्रीडम आर्मी, ये इसका जो हेड है जुनूनी, ये कहाँ रहता है? ये रहता है कराची में, वो पैदा ही कराची में हुआ है, वो कराची में रहता है और कराची से सारा ऑपरेशन चलाता है। बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने ही जलाया था वहां पे म्यांमार में। तो ये ये अराकान आर्मी वाले जो है, ये जो जिहादीज हैं, इनके कितने जो लड़के आपके यहाँ पे आके रह रहे हैं आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। तो हम यही कहते हैं कि भाई बांग्लादेश और म्यांमार आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। ट्रंप आया पिछली बार तो उसने लोगों को डिपोर्ट कराया, आइडेंटिफाई कराया और उनको ट्रेस कराया और उनको डिपोर्ट कराया मेक्सिको वापस और बाकी जगहों पे। उन्होंने बॉर्डर जार बनाया, एक ऐसे आदमी को जो ये काम डिलीवर करके दे सकता था। हमारे यहाँ पे अगर आप एक मंत्रालय नहीं बनाते, इसका काम ही डिपोर्टेशन हो, तो ये काम नहीं हो सकता। 3-4 करोड़ लोगों को आपको डिपोर्ट करना है, मतलब इमेजिन करके देखिए कितना मेहनत जॉब है। वो सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको काइनेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको एक बफर जोन अपने और बांग्लादेश के बीच में तो बनाना पड़ेगा, जो इसराइल ने किया है कि भाई आप भी एक बफर जोन बनाइए। अगर आप वो बफर जोन नहीं बनाएंगे तो फिर तैयार रहिए कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू होंगे भविष्य में, तो उसको झेलिए। हमको वो दौर याद है जब जवेरी बाजार में बम ब्लास्ट हुआ करता था, लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ करते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बम ब्लास्ट हो गया, जर्मन बेकरी पुणे में बम ब्लास्ट हो गया, पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट हो गया, हम संकट मोचन बनारस में ब्लास्ट। मतलब ऐसा कोई महीना नहीं बीतता था जब यहाँ ब्लास्ट नहीं होते थे। अगर आपको चाहिए कि नहीं वो दौर वापस आए, तो प्लीज आप डोनाल्ड ट्रंप का भी वेट कीजिए, आप सब कुछ कीजिए। अदरवाइज यू हैव टू टेक एक्शन, और आपको इनके खिलाफ, इस रिजीम के खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप उनके साथ एंगेज करना शुरू कर दिया आपने, आप फॉरेन सेक्रेटरी भेज रहे, वो क्या बात करेंगे उससे? वो खुद किसी दूसरे से इंस्ट्रक्शन लेता है, वो जॉर्ज सोरोस से पैसा लेता है, सबको पता है। जॉर्ज सोरोस ने फंड किया है उसको, उसकी जो टीम है, कोर टीम है यूनुस की, उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जॉर्ज सोरोस से पैसा खाते रहे। आई मीन आप, इफ यू वांट, इफ यू थिंक दैट यू कैन जॉर्ज एंगेज सोरोस का विद हिम बंदा मार्क डिप्लोमेटिकली, ब्राउन तो अभी मिल के आया ना उसे 2 दिन पहले। अभी हाँ मिलके भी आया वो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार दे आर द पीपल जिनके साथ हम डिप्लोमेटिकली इंगेज कर सकते हैं, तो प्लीज करिए। एंड आई एम वेटिंग, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि उनकी डिप्लोमेसी से क्या निकल के आता है। तालिबान के साथ भी हम डिप्लोमेसी कर ही रहे हैं, तो उनके साथ भी कर रहे हैं। तो इफ यू डोंट स्टैंड फॉर योर ओन पीपल, तो फिर आपके सपोर्ट में भी आपको लीडरशिप ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी आपकी नेबरहुड में। बिकॉज एक तो हमारी इमेज पहले से भी ये थी कि भाई हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होते हैं, हम स्टांस नहीं लेते हैं, हम उनके लिए वो कहते हैं आर्म्ड इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो और आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वो कुछ भी हो जाए, मतलब दिस समथिंग टू बी लर्न, वो कुछ भी हो जाए वो अपने लोगों को अबैंडन नहीं करते हैं, उसके लिए चाहे वो कितना भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अमेरिका को देख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उन पन्नू को आप उनके हाथ छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका आदमी है, उसको उन्होंने पाल के रखा हुआ है आपके खिलाफ। तो अब ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अबैंडन कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें कोई जरूरत नहीं इंटरफेयर करने की, तो इतने लाखों करोड़ों पाकिस्तान में मर ही गए, बांग्लादेश में भी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो है, लेकिन इंटरनेट के युग में भाई देयर इज अ डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि लगातार एक्टिवेट हो रही है, और सरकार के ऊपर प्रेशर तो बन रहा है साहब। बिल्कुल बन रहा है, और वोट तो चाहिए ना। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं।
हाँ, तो ये डेमोक्रेसी में ये तो एक, चाहे आप उसको प्रेशर टैक्टिक्स बोल लीजिए, चाहे लॉबिंग बोल लीजिए, व कुछ भी बोल लीजिए, हिंदुओं के लिए भारत में लोग खड़े तो हो रहे हैं, जगह-जगह प्रदर्शन तो हो रहे हैं। दिल्ली में भी हो रहा है, तो कलकत्ते में भी हो रहे हैं, बंगाल में तो लगातार हो रहे हैं। ममता बनर्जी तक खड़ी हो गई और कहने लगी कि साहब कि हम कोई लॉलीपॉप लेके थोड़ी बैठे हैं। हम्म, हम्म। तो उम, थोड़ा बहुत तो मैं कहता हूँ संजय जी, आप एक्शन में इनको सोचिए, भी। मैं तो आपके आपके दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये सोचिए कि अगर ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए खड़ी हो गई हैं, तो सोचिए कि वहां पे हालत होगी क्या। इमेजिन करके देखिए, अगर ममता बनर्जी अगर हिंदू हित में खड़ी होकर अगर बातें करने लग गई है, वो भी विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर। नहीं, ये तो देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, वो कुकीज़ जो हैं, वो स्ट्रीट्स पे, चूड़चंदपुर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ की स्ट्रीट्स पे पूरे जो है वो आर्म्ड कॉलम्स लेके और वो निकाल रहे हैं। लेकिन हमारी सहिष्णुता देखिए, उसकी गजब इतनी है कि वी सिंपली लुक द अदर साइड। बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए, मुझे संजय जी ना, मैं हमेशा आप हम समिट में भी हम आए थे, तो मैंने वहां पे भी ये बात की थी कि हमको ये जो एक कीड़ा है ना, कि हम अपनी अकर्मण्यता को, मैं उसको कायरता नहीं कहता, अकर्मण्यता कह देता हूँ, भी कायरता सुनना बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है। तो अकर्मण्यता जो है हमारी, हम उसको ना सहिष्णुता का नाम दे देते हैं, सहिष्णुता का चोला उड़ा देते हैं, क्योंकि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। तो हम ये कह देते हैं भाई हम बड़े सहिष्णु हैं। अब क्या सहिष्णु है आप? हुँ, हुँ। ठीक है। वो तो तो दिखाना पड़ता है मतलब ना यार, भई, क्षमा सो आप होती उस विषधर को जिसके पास गरल हो। तो भाई बस वही काटो भाई, नहीं, यही फुफकारो अगली तो लाइन ही सही, मेरी यहाँ ये तो थी जो आपने फुफकारना भी बोल नहीं दी। दिख रहा कहीं पे कोई फुफकार आ रही हो। बस मेरी अगली लाइन वही थी जो आपने बोली है कि भाई रामधारी सिंह दिनकर ने वो आपको बोल के गए हैं। आप जो है सिर्फ बातें करते हैं, आपको क्या है कि यार अच्छी डील हो जाए। ठीक है। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहली किताब कौन सी लिखी थी? आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील। ठीक है। तो अब वो डील करने वाला आदमी, उसको बेटर डील जो ऑफर कर देगा उसके साइड खड़ा हो जाएगा वो। अब मान लीजिए अगर उसको बेटर डील डीप स्टेट ने ऑफर कर दी, तब क्या करेंगे? मान लीजिए उसको बेटर डील मोहम्मद यूनुस ने ऑफर कर दी, तब क्या करेंगे? उसको कह देगा कि ठीक है, आ जाओ ले लो ये मार्शल आइलैंड और यहाँ बना लो एक बेस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या करेंगे आप? फिर तो मतलब फिर तो वहां पे यूएस आर्मी बैठ जाएगी उनको डिफेंड करने के लिए, यूएस नेवी पहुंच जाएगी, वहां नेवी सील्स पहुंच जाएंगे। तो उसको अगर बेटर डील मिल जाएगी, तो फिर भाड़ में गए हिंदू और भाड़ में गई आपकी ये जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने आंखें खोल के दिन दहाड़े देख रहे हैं कि जी 20 तारीख को वो आएगा तो ये कर देगा, 20 तारीख को वो आएगा, मतलब आते ही पहला डिसीजन वो यही करेगा और उसको और कोई काम नहीं है। वो वादों को करके आया है, जो इलीगल एलियंस को वापस भेजना है। ठीक है। जो क्लीन अप करना है उसको अपने यहाँ पे, जो उसके यहाँ पे अपने यहाँ जो एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं गवर्नमेंट के, वो इन पे काम नहीं करेगा। वो आने के बाद सबसे पहले कहना, नहीं पहले मोहम्मद यूनुस की फाइल ले आओ। क्यों? कि वो इंडिया में बैठे हुए लोग बहुत परेशान हैं, मुझे उनके कंसर्न की बड़ी चिंता है। आई मीन हम किस किस तरीके के एनालिसिस करते हैं, हम किस किस तरीके की बातें करते हैं। और मतलब आप कोई भी आप एनालिसिस करिए, कोई भी बात करिए, उसको एक बार आप पेपर पेन लेके बैठिए और उसको थोड़ा लॉजिक के पैरामीटर पे टेस्ट करके देखिए कि क्या ये चीजें लॉजिकल है। अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? लोगों को आप ये क्यों बता रहे हैं कि भाई वो आएगा तो कर ही देगा? मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं करेगा, हो सकता है कर दे, बट पॉसिबिलिटी नहीं करने की भी तो है, वो भी तो बताइए। और जब नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या उसका हमने प्रिपरेशन करी है? क्या हमने मिलिट्री इंटरवेंशन करने का प्लान बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो प्लीज बना लीजिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास चारा कोई बचेगा नहीं। और वो जो विंडो आपको मिलेगी वो बहुत छोटी मिलेगी इंटरवीन करने की। आज असद की रिजीम गिरी है, अगले दिन इसराइल ने घुस करके टेरिटरी कैप्चर की है, और आज आज की खबर यह है कि घुस करके जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे सीरिया के, सीरियन आर्मी के, सीरियन एयरफोर्स के, वो सारे के सारे उन्होंने बॉम्ब मार मार के जमींदोज कर दिए, बिल्कुल फ्लैट कर दिया कि दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में भी 50 साल लगे।
ये सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करने को, क्योंकि इसराइल को भी पता है कि अगर कल को रशिया फ्री होता है यूक्रेन से, या ईरान रीइमर्ज करता है रशिया के साथ, या यूक्रेन वॉर का रिजल्ट आ जाता है जल्दी, तो रशिया फिर वापस असद को मॉस्को से उठा करके वापस दमास्कस में इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो अगर वो कोशिश करता है, तो उस प्रोसेस में असद के पास वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि हाँ बैरक्स भी हैं, वो सारा का सारा एयर स्ट्रिप्स भी हैं, बस उसको अपने बंदे ला करके वहां पे बिठा देने। उन्होंने, ये क्या होता है, ये वो विजन है जो एक विजनरी लीडरशिप देखती है और एग्जीक्यूट करती है, जो आगे से 50 साल बाद की देख के चल रहे हैं, जो 100 साल बाद की देख के चल रहे हैं। वो ग्रेटर इजराइल जो 2001 में पॉल वॉल्फोविट, जो कि वर्ल्ड बैंक के गवर्नर डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था, एंड दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ही सेड इस्लाम इज अ ग्रोइंग कैंसर, वॉर ऑन टेरर शुरू होने के पहले। और ये जो आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं ना, आज तक की जो वॉर चल रही है, ये सारा का सारा पॉल वॉल्फोविट्स की बनाई हुई पॉलिसी है। ही हैड डॉक्यूमेंटेड कि हमको फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट अफगानिस्तान, देन इराक, देन लीबिया, देन सीरिया, देन लेबनान, देन दिस एंड दैट। ही सेड कि वी नीड द ग्रेट रीसेट, ठीक है। एंड ये पॉल वॉल्फोविट्स के जितने भी कॉन्फिडेंट्स हैं, जो यूएस इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, या पुराने जो लोग हैं, जो डीप स्टेट के लोग हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनमें ये चीजें मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो ऐसी कोई नई चीज नहीं हो रही है जो 2001 में ड्राफ्ट नहीं की गई थी, वही हो रहा है सारा। क्यों? क्योंकि वो 50 साल आगे की सोच के चल रहे थे। हमें तो रात को ये नहीं पता होता कि सुबह शेख हसीना जो है उसको छोड़ के भागना पड़ेगा, हमको उसको हड़बड़ी में जो है प्लेन भेज के उसको मतलब इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो आई मीन वी नीड टू सी दिस। और आप अपने इर्द गिर्द, मैंने जयपुर डायलॉग के समिट में भी ये बात कही थी कि मैंने कहा आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए ना। पाकिस्तान में रेजीम चेंज कर दिया उन्होंने, नेपाल में ओली को ले आए, पावरफुल बना दिया, फिर आपका म्यांमार में रेजीम चेंज हो गई, श्रीलंका बैंकरप्सी में चला गया, बांग्लादेश में रेजीम चेंज हो गई, मालदीव का एक प्रेसिडेंट आया, वो उसका इलेक्शन में ये कोई वादा ही नहीं था कि मैं लोगों को पानी दूंगा, सस्ती बिजली दूंगा, अच्छा रोजगार दूंगा। उसका नारा ही एक था, इंडिया आउट। उस नारे पे चुन के आ गया मालदीव के अंदर। सो आप अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कि चल क्या रहा है। और याद रखिए कि आपका जब पुलवामा हुआ था, तो उस समय जो आईएसआई चीफ था वो आसिम मुनीर था, जो कि अब आर्मी चीफ है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और अगर हम बांग्लादेश को अगर ऐसे लाइन डाउन छोड़ देंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी, हम डिप्लोमेसी करके कर लेंगे, तो ठीक है, हम देखते हैं। इफ वी आर विलिंग टू क्रिएट मेस दैट वी हैव इन नेपाल एंड म्यांमार, एंड वी आर गोइंग टू टॉलरेट द मेस फ्रॉम बांग्लादेश ऑल्सो, और म्यांमार तो है ही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने आसिम मुनीर का नाम लिया, और भी जो ये आप हमारे जो पाकिस्तान के प्रति जो इस समय जो पॉलिसी चल रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान के प्रति हमारी जो पॉलिसी है वो तो बिल्कुल सही पॉलिसी है, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है, हम, मुझे उसमें जीरो कंप्लेंट्स है जो हमारी पाकिस्तान पॉलिसी है उसको लेकर। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान एक सेल्फ इमोलेशन के मोड में है। वो वो जितना क्योस उन्होंने खुद अपने यहाँ जितना मेस क्रिएट किया है, ठीक है, हम उससे, कहते हैं ना, हम उससे फैज़याब हो रहे हैं, हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक। सो अब इमरान खान को लाने का प्रोजेक्ट हो, इमरान खान को पहले इनिशियली सपोर्ट करने का प्रोजेक्ट हो, चलती फिरती गवर्नमेंट को डिमोलिश करने का, उनकी स्टेबल डिस्टेबलाइज करने का, ये सारा का सारा काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और उसके बाद इमरान खान को जिस तरह से उन्होंने निकाला है, और फिर जिस तरह से इमरान खान का परसिक्यूशन शुरू हुआ, उसकी पार्टी का, उसके लोगों का, वो भी उन्होंने अपने हाथों से किया है। उनके यहाँ पे जो हमला हुआ, चाहे वो कोर कमांडर के घर पे लाहौर में हो, चाहे वो पेशावर में कोर हेडक्वार्टर के ऊपर हो, चाहे कराची में हो, वो सारा का सारा उस सब उनका अपना खुद किया धरा है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। हमारी पाकिस्तान पॉलिसी 2014 से बहुत क्लियर थी कि भाई आप कुछ करोगे तो देयर विल बी रिटेलिएशन। लेकिन देखिए संजय जी, इसमें भी एक कैच है। वो कैच क्या है? कैच ये है कि अगर आप हमारे 70 बंदे एक साथ मार दोगे, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, हम बालाकोट भी करेंगे। लेकिन अगर तुम हमारे एक एक दो दो करके अगर तुम हमारे 100 या 150 बंदे मारते हो, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप टारगेट किलिंग में एक एक दो दो करके अगर आप 150-200 बंदे भी मार दो, तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं है। तो ये भी मैसेज हमने दिया है उनको, और जिससे उन्होंने सीखा है कि यार ज्यादा मार दोगे एक साथ तो प्रॉब्लम है, एक दो करके कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए जम्मू में जो चला पूरा जो सीक्वेंस चला अटैक्स का, कश्मीर में चला, वो सारा उसी की एक्सटेंशन थी, उसी पॉलिसी की। कि ठीक है, हमें एक साथ बड़ा इवेंट नहीं करना, हमें छोटे छोटे इवेंट करने हैं। और आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी मेस है, जो भी क्योस है, चाहे वो टीटीपी का हो, चाहे वो आप इनका ले लिए बलोचों का हो, ये सब उनकी ही क्रिएशन है। पाकिस्तान आर्मी की, आईएसआई की क्रिएशन है। उन्होंने लोगों को पहले सपोर्ट किया, फिर उनको डिच किया, फिर उनके वापस सपोर्ट में चले गए। तो ये उनकी जो पॉलिसीज थी उसकी कीमत वो चुका रहे हैं। लेकिन क्या, चूंकि हमारी पाकिस्तान पॉलिसी अच्छी है, तो इसकी वजह से हम ये मान लें कि जो नेपाल में हो रहा है, हम जो नेपाल कर बिल्कुल ठंडे बैठे हुए, वो भी ठीक हो रहा है, म्यांमार में भी ठीक हो रहा है, बांग्लादेश में भी ठीक हो रहा है, मालदीव्स में भी ठीक हो रहा है। शुड वी बिलीव? ठीक है, मालदीव्स में हमने अपनी फौज भेजी थी ना पास्ट में। जब वहां की फौज ने तख्ता पलट करने की कोशिश की, तो हमने वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन किया था। बांग्लादेश हमने खुद बनाया है लिटरली। तो ऐसा भी नहीं कि हमारा कोई इतिहास नहीं है ये काम करने का। हम ये काम करते रहे जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर जब भी आंच आई है। लेकिन क्या हम, अब मुझे नहीं पता कि हम अब क्यों नहीं करना चाहते, ये अनविलिंगनेस, और ये अचानक से ये इतना हमको ये ग्लोबल ऑर्डर, नियम कानून क्यों हमको याद आने लग गया है। दुनिया में जो भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्रीज हैं, कोई वो कागज पे लिखे हुए नियमों पे नहीं चलते। उनको पता है कि कागज पे लिखे हुए नियम है, कल बदल भी जाएंगे। और ये अप्लाई भी सिलेक्टिवली होते हैं। कुछ देशों पे होते हैं अप्लाई, कुछ देशों पे नहीं होते हैं। तो उनकी क्या लोकस लाएगी। तो आई मीन पाकिस्तान पॉलिसी हमारी अच्छी है, मैं उसके लिए गवर्नमेंट को बधाई दे देता हूँ। और मैं कोई मेडल तो दे नहीं सकता, बधाई दे सकता हूँ। बट जो चीज नहीं ठीक चल रही है, हमें उसको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमको उसके ऊपर भी अपनी बात रखनी चाहिए, हमें लोगों को उसके बारे में भी बताना चाहिए। तभी हम एक्चुअल में अपने व्यूअर्स के साथ ऑनेस्टी जो है ना, वो क्लेम कर सकते हैं कि हम अपने व्यूअर्स के प्रति ईमानदार हैं, जिनका हम समय भी खाते हैं और जिनका हम डेटा भी खाते हैं। हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स खाते हैं ना, और कौन खा रहा है? ये बात आपने सही कही। यहाँ वहाँ तो एक पूरी इंडस्ट्री है जो इसी पे पल रही है। तब तो कम से कम अगर आप उनका समय भी खा रहे हैं, उनका डेटा भी खा रहे हैं, तो यार कम से कम उनसे सच बोल दीजिए, मतलब ईमानदारी तो बरतिए। नहीं, वो तो कई बार जो आश्चर्य भी होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो बाकायदा उनकी पूरी की पूरी जो है वो भारत की तारीफ करने पे, पाकिस्तान को डिमोनाइज करने में लगे हुए हैं, और बड़े आराम से उनको कोई कुछ नहीं कहता है। ऐसा कैसे होता है? अब चलिए, अब उनकी इकोनॉमी में हो सकता है कि डॉलर चाहिए हो उनको, कि भाई हमारी इकोनॉमी में कहीं से जो डॉलर आए। ये भी तरीका ठीक है डॉलर कमाने का। अच्छा, मान लीजिए एक थोड़ी सी एक थ्योरेटिकल सिनेरियो लेते हैं। एक मान लीजिए कि मिलिट्री इंटरवेंशन बांग्लादेश में होना है। तो पहले तो बात ये है कि मिलिट्री इंटरवेंशन से पहले क्या स्टेप्स होंगे? क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि इंडिकेशन मिले कि हाँ, कुछ होने वाला है, एक बात। और यदि मिलिट्री इंटरवेंशन होता भी है तो उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूं, और ना ही मैं कभी क्लेम करता हूं। मेरा काम जियो पॉलिटिक्स है, मैं जियो पॉलिटिकल ही बात करता हूँ। मिलिट्री, आप आर्मी को, अगर आप मिलिट्री को, जितना हम देखा है हमने अपनी फौज को, जितना हम उनके साथ इंटरेक्ट किया है, हम वहां पे रहे हैं उन लोगों के साथ। कश्मीर में मैं काफी उन लोगों के साथ मैंने समय बिताया है, नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने काफी टाइम बिताया है फौजियों के साथ। वो स्मार्ट लोग हैं, केपेबल लोग हैं, अगर उनको टास्क दे दिया जाएगा तो वो डिलीवरी करके दे देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है, जो
मैं इस बात पे मैं एग्री करता हूं कि आप आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कि क्या हमको वहां पे घुस करके ढाका के ऊपर कब्जा करके जो है कि वहां पे अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दे रही है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है, या हमें एक ऐसा ये माहौल तो बनाना है कि ऑब्जेक्टिव क्यों भाई होगा? वो तो आज की डेट में तो ऑब्जेक्टिव होने का मुझे हाँ, तो नहीं लगता। दैट वुड बी फूल हार्डी तो मे बी, अकॉर्डिंग टू यस, मी। तो मैं उसमें जो मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि हमको कोवर्ट ऑपरेशंस उसके प्रति हमको सीरियस होना चाहिए, और हमको कम से कम ग्राउंड रेडी करना चाहिए वहां पे, कि अगर कल को हम मिलिट्री इंटरवेंशन करते भी हैं, आप देखिए कि अगर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश देखें आप, तो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के लिए आरएनएडब्ल्यू ने 4 साल पहले ऑपरेशन रन किया वहां पे। पहले वो माहौल बनाया कि जब फौज घुसे तो फौज को वेलकम करें लोग, ठीक है, फौज को टारगेट ना करें। तो वो माहौल बनाया गया। तो मैं कहता हूं कि या तो आप वो करें, हमको वो भी कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। मेरी चिंता यह है कि हमको उस तरह का भी कोई माहौल बनते हुए दिखता नहीं है। वो लोग जो कि रेडिकल एलिमेंट है, जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, जो एंटी हिंदू एलिमेंट है, वो दिन पर दिन इम्बोल्डन होते जा रहे हैं। उनकी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, उनकी रीच बढ़ती जा रही है, उनका जो कब्जा है वहां की मीडिया के ऊपर, यानी कि हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, बांग्लादेश पीपल, वो दिन पर दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। ये चिंता का विषय है, ठीक है, क्योंकि अगर हम कोवर्टली भी कुछ कर रहे होते तो हम ये देखते कि शायद मीडिया में कुछ नैरेटिव बनाया जा रहा है, या किसी लेवल पे स्टूडेंट्स के लेवल पे कहीं कोई मूवमेंट जो है कि वो चल रही है जो कि यूनुस के खिलाफ है। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ धुआं दिख रहा होता, तो हम मानते कि हाँ, कहीं ना कहीं आग, कहीं ना कहीं चिंगारी सुलग रही है। बट वो नहीं हो रहा, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, कि जो प्रो थोड़े बहुत इंडिया थे भी, या जो प्रो शेख हसीना, या जो प्रो डेमोक्रेसी या प्रो लिबरल सेक्युलर काइंड के लोग थे, हम ये देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे स्पेस से गायब होते जा रहे हैं और हार्डलाइनर्स आते जा रहे हैं उनकी जगह पे। तो ये उल्टी गंगा बह रही है वहां पे। वो मेरे लिए चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले तो वो ग्राउंड बनाए। अगर वो ग्राउंड बन गया तो फौज तो डिलीवर कर देगी। मुझे फौज की कैपेबिलिटी के ऊपर जीरो, मतलब कहते हैं ना कि 0.01% भी डाउट नहीं है। दे आर फोर्सेज आर केपेबल। मतलब 2 टके के ये रिक्शा वाले बेचते क्या है बांग्लादेशी? मतलब आई वॉन्ट अंडरस्टैंड कि अगर इंडियन आर्मी चीन को और पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज को ठीक कर सकती है, आखिर वो लद्दाख से छोड़ के जाना पड़ा ना चाइना को, डोकलाम से उनको विड्रॉ करना पड़ा था। सो द मैसेज हैज गॉन वेरी क्लियर कि भाई हम, जो है ना, हम वो फिलीपींस और कोरिया और जापान नहीं है। वी आर इंडिया। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, एंड वी नो हाउ टू फिक्स पीपल लाइक यू, पीपल लाइक शी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो अब बांग्लादेश के सामने मतलब मेरी सारी एनालिसिस फेल हो जाती है, बिकॉज आई फेल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट। मुझे ऐसा कोई सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है कहीं से भी कि यार हाँ, शायद यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी 20 तारीख का इंतजार कर रहे हो कि एक बार ट्रंप आ जाए, तो फिर हो सकता है कि अगर ट्रंप ही कर दे तो फिर हमें जरूरत क्या है कुछ करने की। तो अगर वो नहीं करें, हो सकता है उसके बाद भाई, हम करें। ट्रम्प के आने से इतना होगा कि आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। ट्रम्प ने तो देखिए सीरिया में भी किया ना, अमेरिका हैज नथिंग टू डू विद सीरिया, ठीक है, वॉश्ड हिज हाँ हैंड्स ऑफ। हाँ। तो हम्म, व्हाट वी नीड, हम उसकी सपोर्ट नहीं है, इफ ही वॉशेस हिज हैंड्स ऑफ। और ये जो सपोर्ट इस वक्त मिल रही है उनको, हम्म, सोरोस का आदमी हम्म, जाके मिल रहा है, और सोरोस हम्म, जो है वो फंडिंग पा रहा है आपके स्टेट डिपार्टमेंट से, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ही इज पार्ट फंडिंग। वो जो OCCCRP वाला जो मीडिया पार्ट ने जो हाँ पूरा खुलासा किया, हाँ। इट इज सो हम्म, रिवीलिंग। और मैं ये हम्म, देख रहा हूँ कि जैसे जो ट्रम्प सपोर्टिंग जो आपके अकाउंट्स हैं एक्स के ऊपर, they are saying that this is American taxpayers' money. Biden has been doing it for years and हम्म, held to pay this and that. हम्म, उनका जो है वो डायरेक्शन दूसरा है। उनका डायरेक्शन दूसरा है हम्म, कि साहब हमारी मनी जो है वो ये फालतू के कामों में जा रही है। वो ये नहीं कह रहे हम्म, कि साहब इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ये है कि भाई वो न्यूट्रल भी हो जाता है ना। तो हाँ। फिर इंडिया को तैयार हम्म। रहना चाहिए कि हाँ, उसको न्यूट्रल होते ही आप जो है वो अपना काम कर डालो। लेकिन वही वाली बात है ना, इज देयर अ प्लान? लेकिन संजय जी, आप फिर मुझे ये बात बताइए, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि ही हैज रिटन द बुक की द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील, ठीक है, सबको पता है कि ट्रंप का जो टारगेट सबसे बड़ा होता है वो हमेशा चाइना होता है। इस बार भी चाइना ही रहेगा, ठीक है।
अगर उसको ये चूरन बेच दिया गया कि भाई ये जो मार्शल आइलैंड्स पे जो हमको बेस चाहिए बांग्लादेश में, या सेंट ये जो मार्टिन, हम जो टेरिटरी सेंट क्रिएट मार्टिन। करने की कोशिश, सेंट, हाँ, और सेंट मार्टिन, यहाँ पे अगर हमने ये कर दिया, तो हम चाइना के खिलाफ हमको जो है वो एक बहुत अच्छा बेस हमको मिल जाएगा, और एंड दिस रिजीम हैज प्रॉमिस्ड कि हम आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो आप मुझे बताइए कि फिर ट्रम्प, क्या अगर वो डील उसने बाई कर ली तो फिर क्या होगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सेंट मार्टिन अकॉर्डिंग टू मी। वो जो भी आप है, इट इज़ सच अ स्मॉल, मतलब वो 3-4 स्क्वायर किलोमीटर का अटॉल है वो। उस पे तो कोई कितना क्या कर लेगा चाइना को करने के लिए। चाइना को करने के लिए नहीं नहीं, ट्रम्प का ही मैं आइडिया था, सिर्फ तभी उसने इंडो मैं पैसिफिक सिर्फ जो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इनकी एशिया पैसिफिक कमांड को उसने संजय जी से, रीनेम मैं किया था उसकी इंडो बात नहीं पैसिफिक, कर बिकॉज़ ही रहा इज़ हूँ। क्लियर कि इंडिया ही उसके साथ में चाइना को काउंटर कर सकता है। तो खैर, बिल्कुल, दैट इज़ वो ऑल मैं मैटर ऑफ मानता हूँ, लेकिन आप मुझे स्पेक्युलेशन। बताइए कि अगर अगर बांग्लादेश, वो सेंट मार्टिन तो मान लीजिए ठीक है, वो तो एक शेख हसीना ने एक न्यूज में, एक मतलब कहते हैं न्यूज लीक करा दी ना ये बात बोल करके, ठीक है, कि एक हुँ, गोरा आदमी आया हुँ। था जनवरी में, उसने ऐसा ऐसा बोला, ठीक है, उसने ये खुद खबर लीक कराई। बट आप मुझे ये बताइए कि अगर वो बेटर डील, सेंट मार्टिन ही छोड़ दीजिए, अगर उससे भी बेटर डील अगर मोहम्मद यूनुस ऑफर कर देगा तब? एनीवे दैट्स अगेन, क्योंकि तो मिलिट्री बिकॉज बेसिस ट्रम्प बढ़ाने इज का सो तो अपोज अनप्रेडिक्टेबल। ओपनली अपोज करते हैं वो कि साहब की मिलिट्री बेसिस नहीं बढ़ाने, हमें तो नेटो से भी बाहर निकलना है। तो दैट डजंट गो विद हिज स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, बट दैट अगेन इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। यस, इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आई एम श्योर डील मेकिंग में तो साहब हमारे मोदी जी भी पीछे नहीं है। दैट गुजराती ब्लड नहीं नहीं, इज मैं वेरी बिल्कुल, गुड मैं इन नहीं, मेकिंग मैं डील्स। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी डील मेकिंग में पीछे हैं, ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ डील मेकिंग में मोदी जी ट्रम्प से एक कदम आगे हैं, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, और भाई, लेकिन जो जिस ट्रम्प की तरह जो का यूक्रेन का अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जितना फायदा मोदी जी ने उठाया, उतना तो कौन उठा सकता हाँ, कोई नहीं उठा सकता था। तो मैं यही कह रहा हूं कि, लेकिन ट्रम्प की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं कि वो कब किसके साथ कौन सी डील कट कर लेगा, ठीक है। अब आपने जब जब इमरान खान वहां से आया था पाकिस्तान अमेरिका से, तो डोनाल्ड ट्रंप ही था ना जो मीडिएशन करने के लिए कह रहा था कि भाई हम मीडिएशन करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर को लेकर के, और इमरान खान का एयरपोर्ट में बहुत भव्य स्वागत किया गया था। और उसके बाद इंडिया ने इस चीज को देखते हुए प्रीएम्प्टिव मेजर लेते हुए आर्टिकल 370 और 35 रिवोक कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ट्रंप जैसा आदमी अगर कश्मीर को लेकर अगर बीच में अगर मीडिएशन करने पे उतर गया, तो हमारे लिए जो हमारा जो जियो स्ट्रैटेजिक जो हमारी जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, और हमारा जो स्टांस है कश्मीर को लेकर के, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आपने प्रियम्प्ट करके आपने वापस ले ली। तो बट वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इतना अनप्रेडिक्टेबल आदमी है कि कब किसके साथ कौन सी डील कर लेगा, कब क्या बोल देगा, नो बडी नोज, कब के साथ कौन सी डील कट कर लेगा, आपको बाद में पता चलेगा भाई उसने उसके साथ ये डील कर ली है। सो द अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द प्रॉब्लम। है। जी। बाकी आप जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कंडक्ट रहा है vis-a-vis यूक्रेन वॉर, उसको आप कैसे देखते और मैं इसको देखता हूँ कि बहुत अच्छा रहा है। हमने बेसिकली, मतलब ये कहते हैं ना कि हम वी हैव पुल्ड समथिंग दैट वाज इम्पॉसिबल। सो मैं तो बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ डिप्लोमेट्स को। मैंने तो अभी हाल ही में एक किस्सा भी सुनाया था अपने चैनल पे, डीओ न्यूज पे। एक वो कनाडा में एक हमारे डिप्लोमेट थे, वो आए वहां, रिटायर हो गए थे, तो आए मेरे यहाँ पे खाने पे, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जब एम्बेसडर गए नए, तो उन्होंने जो पहला डिसीजन लिया एज अ एम्बेसडर, he said कि at that time I was a little I was still in service and but I was not an ambassador yet। उन्होंने कहा कि जब एम्बेसडर साहब आए, तो उन्होंने आकर के जो पहला डिसीजन लिया था, उन्होंने कहा था कि जितनी भी कटलरी है हमारे यहाँ पे, वो सारी कटलरी के ऊपर जो है अशोक स्तंभ होना चाहिए। मतलब उनको घर के नाम नेम प्लेट के ऊपर अशोक क्या है कि घर के नेम प्लेट पे अशोक स्तंभ है, गाड़ी पे अशोक स्तंभ है, टोपी पे अशोक स्तंभ है, लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा, अब एक अशोक स्तंभ प्लेट पे भी चाहिए।
सो आई मीन, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे डिप्लोमेट उनकी प्रायोरिटी, और आपको पता है कि जो कनाडा एम्बेसडर बन के गया होगा वो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला होगा, इतना एक्सपीरियंस्ड होगा, या तो उसके बाद वो फॉरेन सेक्रेटरी बनेगा या रिटायर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग डिप्लोमेट्स निकले हैं, प्रायोरिटीज। ठीक है, प्रायोरिटीज उनकी ये। तो मतलब जहां ऑल पे ऐसे ऐसे शोबाजी नो डिप्लोमेट्स हों, सब्सटेंस। हाँ, तो जहां पे ऐसे ऐसे डिप्लोमेट्स हों, तो पुलिंग समथिंग ऑफ दिस काइंड, आई मीन दैट वाज प्रीटी गुड। एंड हम आई पर्सनली गिव दैट क्रेडिट टू डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, कि भाई उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह की, चूंकि ही नोज द क्राफ्ट, ही नोज हिज जॉब, तो ओनली ही कुड पुल इट ऑफ। और And I think he was given a free आई hand मीन, also. and I guess he's one of very few ministers who are given free hand. Yes, maybe one of the only. Because I am quite sure the MHA doesn't have a free hand. Yes. ये बात तो सही है आपकी, but that was brilliant, and I've always appreciated that bit of foreign policy. India got that great opportunity है वो यूक्रेन वाले युद्ध में, जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को सेफ और साउंड निकाल के और बल्कि उसको और ग्रो किया है, वो दैट इज रिमार्केबल। हाँ, दैट इज रिमार्केबल। और आप ये देख लीजिए कि हमारे रिलेशंस, और सर ये सिर्फ वहां पे ही नहीं, इवन जो ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चला है पिछले 2 साल, आप उसमें भी देख लीजिए द वे वी हैव नेविगेटेड, ठीक है, दैट वाज आल्सो माइंड बॉगलिंग कि एवरीबडी नोज कि दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द ओनली लीडर हु कुड मीडिएट इन बिटवीन इसराइल एंड ईरान, एंड हु कुड मीडिएट इन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। नो अदर वर्ल्ड लीडर, किसी का नाम नहीं प्रपोज हुआ दुनिया में, कहीं कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके लिए कहा जा सकता है कि यार ये व्यक्ति ना इन दोनों के बीच में बातचीत करा सकता है, या ये सीज फायर करा सकता है, या नेगोशिएट करा सकता है, या ये दोनों को एक टेबल में बिठा सकता है। ही वॉज द ओनली वन। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को उस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि मतलब दो इतने मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो दुनिया में पिछले 5 साल से चल रहे हैं, ही इज द ओनली मैन जिसका नाम आता है कि यार ही कैन एंश्योर कि यू नो द वॉर इज स्टॉप्ड। वो उन्होंने चूज किया कि नहीं भाई हम नहीं इंटरवीन करेंगे, क्योंकि हम खुद, भाई एक तरफ जो रूस के साथ हो रहा है हम उसके भी विक्टिम है, ठीक है, खुद भी पर्सनली, और एक तो जो इजराइल के साथ हो रहा है हम उसके भी खुद विक्टिम है। तो हम किसी एक की साइड हमको लेना, ठीक है, वो हमारे हित में नहीं था। तो हमने कहा कि नहीं, हम कहते हैं ना, हम इनके फटे में पांव नहीं डालेंगे। सो बिकॉज वी नो हाउ इट फील्स जब आतंकवादी हमला होता है, जब इस्लामिक जिहाद हमारे खिलाफ होता है, तो हम ये इजराइल से नहीं कह सकते कि नहीं तुम अपने जो लोग हैं उनको भूल जाओ, और जो लोग मरे गए उनको भूल जाओ और आओ बैठ के बात करो, ठीक है। और जो रूस के साथ हो रहा है कि उसके पड़ोस में जाकर के जिस तरह की छेड़खानी की जा रही थी, तो हम खुद भी झेल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नेबरहुड में जो इंटरवेंशन की जा रही है और हमको परेशान करने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट में जो पूरा मणिपुर में जो तमाशा चल रहा है, सब किसको नहीं पता है कि ये सारा का सारा जो है ये वेस्ट रन वेस्ट फंडेड ये सारा का सारा मूवमेंट है। ये सारे इवेंजेलिकल्स जो है, जो चर्चेज है वहां पे, वो उसको फंड भी कर रही हैं, वो उसको, दे वांट अ क्रिश्चियन टेरिटरी, ठीक है। तो ठीक है, वो अपना करते रहे जो उनको करना है, बट तो हम पर्सनली जो है हम दोनों के दंश से डसे हुए लोग हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी शोज नॉट टू वॉक ऑन दैट पाथ, बट ही ऑलवेज हैड दैट पाथ, एंड हैड ही हैड चोजन कि हाँ मुझे करना है तो वो कर भी लेते। एंड वो इंटरवेंशन उनका जो एंटरटेन दोनों तरफ से भी होता, रूस की तरफ भी होता, यूक्रेन से भी होता, इसराइल भी करता और ईरान भी करता। करेक्ट। तो आइए अब इसी बिंदु पर आज की चर्चा को हम विराम देते। आपका जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।